वेलकम टू अनअकैडमी। नमस्कार दोस्तों, हम आपके साथ आज हिंदी पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम गरिमा है। मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है, मैंने बीए किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीएड किया हुआ है। मेरा सीटेट का एग्ज़ाम भी क्लियर्ड है, ठीक है। और मैंने टीचिंग किया हुआ है जीटीबी नगर से, टीचिंग की जॉब किया हुआ है और मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। और मैंने डाउट सॉल्विंग एजुकेटर के रूप में अनअकैडमी में भी जॉब किया हुआ है, ठीक है। चलो करते हैं हिंदी पे चर्चा। कक्षा 7 हिंदी पाठ्यक्रम को 3 खंडों में बांटा गया है: साहित्य, वसंत और दुर्वा, पूरक, पाठक, बाल, महाभारत, कथा और व्याकरण। हम इसमें साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, पूरक, पाठक, बाल, महाभारत, कथा के बारे में पढ़ेंगे, व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त पढ़ने और लिखने का कौशल भी कक्षा 7 के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। एनसीईआरटी में हम पढ़ने और लिखने का कौशल भी करेंगे, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों में कविताएं, पूर्ण अध्याय, व्याकरण और निबंध हैं, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में जो हमारे साथ कविताएं भी दी गई हैं, पूर्ण अध्याय भी दी गए हैं, व्याकरण भी करवाएंगे और निबंध भी कराएंगे। चलिए अब हम इसकी पाठ्य सूची की चर्चा करेंगे। हमें ये 100 घंटे में पूरा 100 घंटे में आपकी जो है पुस्तक, हम आपका सारा सिलेबस ख़त्म कराएंगे, ठीक है। पहला पाठ हमारा रहेगा हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह एक कविता है। पार्ट 2 हिमालय की बेटियां, यह एक निबंध के रूप में है। पार्ट 3 कठपुतली, यह एक कविता दी गई है। मिठाई वाला, यह एक कहानी के रूप में आपको अध्याय दिया गया है। पापा खो गए, यह एक नाटक की तरह से यह अध्याय दिया गया है। शाम एक किसान, यह एक कविता है। अपूर्व अनुभव, ये संस्मरण है। रहीम के दोहे, यह एक कविता है। एक तिनका, यह भी एक कविता है। खान पान की बदलती तस्वीर, यह एक निबंध के रूप में दिया गया है अध्याय। नीलकंठ, यह एक रेखा चित्र है। भोर और बरखा, यह एक कविता है। वीर कुंवर सिंह, यह एक जीवनी के रूप में दिया गया है अध्याय। संघर्ष के कारण, मैं तुमको मिजाज, साक्षात्कार के रूप में दिया गया है। हमारी ख्वाहिश, यह केवल पढ़ने के लिए यह अध्याय दिया गया है। और हमारा आखिरी अध्याय है पार्ट 15 आश्रम का अनुमानित व्यय, यह एक लेखा जोखा है, ठीक है। और इसमें हम आपको शब्दकोश भी पढ़ाएंगे। चलिए हम आपके लिए एक चर्चा करते हैं आज पार्ट 2 अध्याय हिमालय की बेटियां, ठीक है। हिमालय की ये जो है, इसके लेखक है नागार्जुन। हिमालय की बेटियां, नागार्जुन जी ने इसमें नदियों को कहा है, ठीक है। पाठ शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा की डुबकियाँ लगाया करता था। इसमें क्या कहता है लेखक ये कहता है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। वो किसे कह रहा है दूर से देखने के लिए? वो कह रहा है नदियों के बारे में। नदियों के बारे में कह रहा है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। मतलब जब मैं उन्हें दूर से देखता था तो वह बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। उन नदियों को कह रहा है, जब मैं दूर से खड़ा हुआ देखता था तो वो बड़ी गंभीर सी नदियाँ लगती थी, शांत लगती थी, अपने आप में खोई खोई लगती थी। सम्भ्रात, एक महिला की भांति प्रतीत होती है। जैसे एक महिला होती है, वो अपने घर में रहती है। कैसे रहती है? अपने घर के मतलब अपने घर के संस्कारों को के साथ चलती है, बड़े शांत मिजाज से रहती है। घर में कोई परेशानी आती है तो बड़े अपने तरीके से उसे सिस्टमेटिक तरीके से उसे संभालती है। तो वो उन्होंने उसे दूर से देखने पर उसे एक सम्भ्रात महिला की भांति, मतलब
शांत महिला की भांति उसे प्रतीत किया है। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। मतलब उन्हें दूर से देखने में उस महिला, मतलब जैसे वो उसे महिला महसूस कर रहे थे, शांत महिला, तो उसे दूर से उसे देखने में उसमें श्रद्धा और भाव महसूस कर रहा था। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता है। वो सोचता है कि जैसे मैं अपनी माँ के साथ खेलता था, अपनी दादी, मामी, मौसी की गोदी में खेलता था, उनके साथ हंसी ठिठोली करता था, उसी तरीके से वह नदियों की धारा में डुबकियां लगाया करता था, उसमें तैरता था, उसमें खेलता था। तो वो इस तरीके से आपको बता रहा है, ठीक है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। उस लेखक कहता है, उसका कहने का मतलब है वो, परंतु इस बार जब वह हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी कि जब वो हिमालय की उसने चढ़ाई की, और हिमालय के कंधे पे मतलब कि हिमालय की चोटी से थोड़ा सा नीचे, जैसे कि हमारा कंधा, इस तरीके से काफ़ी ऊपर तक जब वो गया है, तो उसने उस कंधे के ऊपर चढ़ा, तो उसने जब उनका रूप देखा तो उस कंधे का रूप, वहाँ पर खड़े हुए उन्हें उन नदियों का रूप अलग सा लगा, और उस रूप को देखकर वह बहुत हैरान हो गया, ठीक है। उसने उस ऊपर हिमालय की चोटी पर खड़े हुए होकर क्या देखा, उसने देखा, वो किस लिए हैरान हुआ कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर कैसे विशाल हो जाती हैं, ठीक है। वो कहना चाहता है, जब मैं हिमालय के कंधे पर खड़ा होकर उन नदियों को देख रहा था, तो वो जो दुबली पतली, वो एक छोटी सी, जैसे कि एक बिल्कुल पतली सी धारा निकल रही थी, और जब वो धारा देखते हैं तो वो बिल्कुल पतली सी बूंद बूंद का पानी इकट्ठा होकर एक धारा की तरह जा रहा है, और वो जब समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाता है। समतल मैदानों में जैसे जैसे पानी बहता है, आप भी देखते हो कि बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, कितनी बड़ी बड़ी दिखती हैं, लेकिन जब वो ऊपर से आ रही हैं तो बिल्कुल छोटी सी धारा है, लेकिन जब वो नीचे आ गई तो वो कितना विशाल हो गई, बड़ी नदियां बन गई। तो वो यही चीज़ देख के हैरान हो जाता है। इनका उछलना, ठीक है। चलिए अब हम ना आगे, इसका एक क्वेश्चन है, प्रश्न अभ्यास करते हैं। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें एक किन रूपों में देखते हैं। नागार्जुन लेखक कहते हैं, नदियों को माँ मानने की जो परंपरा है वो तो हमारे पूर्वजों से है। नदी को माँ तो कहीं हमारे पूर्वज भी मानते थे, वो बहुत पुरानी प्रथा है। लेकिन नागार्जुन जी ने इस कविता में, इस अध्याय में आपको नदियों का प्रेमिका के रूप में भी दिखाया गया है, बेटी के रूप में भी दिखाया गया है। इसके दो रूप आपको और बताए गए हैं, ठीक है। चलिए आज जो अध्याय है जो हम अभी यहीं ख़त्म करते हैं, इसका बाकी का हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। इसका पूरा हम आपको सिलेबस 100 घंटे में पूरा कराएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।